हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हिस्टोरिकल रिसोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो ये एंशिएंट इंडिया स्टार्ट हो जाएगा आज से। ये 5वां वीडियो है, ठीक है। बाकी 4 आप अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है। बाकी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लूसेंट को मिक्स करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सीरीज बना रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि कुछ भी नहीं छूटेगा। जिस भी एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस या फिर जीके पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखो और सजेशन दो कि क्या सही में मतलब मैं मेहनत कर पा रहा हूँ कि और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी इंग्लिश लूसेंट पूरा कवर होगा और जो एक्स्ट्रा हिंदी में होगा वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दोनों ऐड करूँगा। मतलब सेम टू सेम कंटेंट रहेगा तो मैं ऐड नहीं करूँगा, बट इंग्लिश पूरा कवर होगा और हिंदी में से जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं ऐड कर दूँगा। बाकी ये न्यू एडिशन से है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आज हिस्टोरिकल रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल रिसोर्सेज क्या है? इतिहास के स्रोत की अगर बात करें, इसका क्या मतलब होता है? जो भी सोर्स जो है, मतलब जो भी स्रोत है, वो अगर पास्ट के किसी इवेंट के बारे में, पास्ट के किसी घटना के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो उसको हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के मतलब माना जा सकता है, ठीक है। या उसको हिस्टोरिकल रिसोर्सेज कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को आप डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट में, जो कि लूसेंट में मतलब किया गया है, लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स में क्या है? लिटरेरी सोर्स आज पढ़ेंगे हम लोग, बाकी आर्कियोलॉजिकल सोर्स बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, दोनों में थोड़ा सा बताया गया दोनों के बारे में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ये थोड़ा ज़्यादा मतलब रिलायबल माना जाता है। रीज़न क्या है? इस पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इसमें चेंज करना। आपको कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंड मिलता है, मान लो कोई टूल मिल गया, कोई घड़ा मिल गया या फिर किसी तरह का ऑर्नामेंट मिल गया, तो उसमें चेंज करना मुश्किल है, ठीक है। बट अगर लिटरेरी सोर्स की बात करें तो ये चूँकि लिखा होता है, और मान लो एक बुक है, उसमें से दूसरे बुक में लिखना है, चूँकि वह बुक ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है, या किसी रीजन से फट रहा है, चाहे कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें या कुछ लाइन हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर आप अगर लिख रहे हो, जो बंदा लिख रहा है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके समझ करके लिख दे, थोड़ा चेंज कर दे, तो लिटरेरी सोर्स में चेंजेस हो सकते हैं। बट आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या चेंज करेंगे? अगर ऑर्नामेंट है तो है, उसको ऑब्जर्व करके जो आप समझ पा रहे हो समझो, उसको चेंज तो कर नहीं सकते। तो इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है ज़्यादा रिलायबल है इन कंपेरिजन टू लिटरेरी सोर्स, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडिया के लिए, क्योंकि एंशिएंट इंडिया के लिए हम लोगों के पास ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। और अगर लिटरेरी सोर्स की बात करें, रिटन टेक्स्ट की बात करें, तो वो कम है। तो ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सोर्स से ही एंशिएंट इंडिया के बारे में पता चलता है। ऐसे अगर मेडाइवल या मॉडर्न की बात करें तो रिटन टेक्स्ट बहुत सारा है, तो आर्कियोलॉजिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया की अगर बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडिया के लिए। अब पहला से स्टार्ट कर लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले लिटरेरी सोर्स देख लेते हैं। लिटरेरी सोर्स में क्या हो जाएगा? लिटरेरी सोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंडिजीनियस सोर्सेज और दूसरा हो गया फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। एक तो इंडिजीनियस जो अपना मतलब इंडिया में अवेलेबल है वो सोर्सेज, और जो फॉरेन टेक्स्ट हैं ये, ठीक है, या जो फॉरेनर आते थे यहाँ पे वो ऑब्जर्व करते थे, अपने बुक में लिखते थे, ठीक है, तो वो फॉरेन सोर्स बाद में देखेंगे। पहले इंडिजीनियस सोर्स देख लेते हैं। इंडिजीनियस सोर्स में भी आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब जो धार्मिक बुक है, और दूसरा सेकुलर, ठीक है, जो कोई धर्म पे बेस्ड नहीं है, ऐसे मतलब उसको लिखा गया, ठीक है। जैसे रिलीजियस टेक्स्ट में आप देख लो, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट या फिर इसको हिंदू टेक्स्ट भी बोलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धा के जो अनुयायी थे, फॉलोअर थे, वो बुद्धा के बारे में लिखे या उस टाइम के बारे में लिखे, तो उससे भी कुछ आपको पता चलेगा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। फिर जैन टेक्स्ट हो गया,
जैन भी एक धर्म था, तो जैन के जो लोग थे, ठीक है, वो भी लिखते थे कुछ कुछ। तो उस टाइम के कंडीशन, मतलब सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन को लिखते थे, तो इससे पता चलता है हम लोगों को। तो रिलीजियस टेक्स्ट में ये सारे आ गए, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। बट अगर इसमें देखें सेकुलर टेक्स्ट में, तो ये कौन सा है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, देन सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स में पहले इंडिजीनियस और फॉरेन सोर्सेज में से इंडिजीनियस वाले में रिलीजियस टेक्स्ट पहले देखेंगे, ठीक है। ये बाद में देखेंगे, आप ध्यान में रखना कि रिलीजियस टेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग, और रिलीजियस टेक्स्ट में भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट या फिर हिंदू टेक्स्ट जो है वो पहले देखेंगे, ठीक है। तो पहले ब्राह्मणिकल टेक्स्ट देख लेते हैं अभी इस वीडियो में, बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में कवर होंगी, ठीक है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट या हिंदू टेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं आगे। इसमें क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला श्रुति टेक्स्ट और दूसरा स्मृति टेक्स्ट, ठीक है। श्रुति टेक्स्ट में क्या होता था कि वो मतलब इसको श्रुति बोलते थे, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको बोल करके बताया जाता। जैसे टीचर है, मतलब गुरु है, तो वो अपने शिष्य को बताएगा, फिर शिष्य अपने शिष्य को बताएगा। तो इस तरह से बोल करके इसको आगे मतलब फॉरवर्ड किया जाता था। तो इसलिए इसको श्रुति कहते हैं, ठीक है, बोल करके। स्मृति जो लिखा होता था उसको स्मृति कहते हैं। तो श्रुति टेक्स्ट में क्या क्या हो गया, श्रुति टेक्स्ट में आप देख लो इसको संहिता, ठीक है, देन संहिता को वेदास भी बोलते हैं, ब्राह्मणा हो गया, देन अरण्यकाज और उपनिषद, ठीक है। हिंदी में भी सेम ही लिखा है, वेदा को वेदा ही बोलते हैं, संहिता को संहिता ही बोलते हैं, तो इसलिए हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बारे में एक्चुअली मतलब ये ब्राह्मणा अरण्यका उपनिषद के बारे में हिंदी में भी दिया हुआ है, बट मैंने ऐड नहीं करा है, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्योंकि इंग्लिश में आप देखोगे तो वैदिक कल्चर में मतलब ट्रेडिशन ऑफ वैदिक कल्चर में आपको फिर से ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं ऐड कर दूंगा जो हिंदी में एक्स्ट्रा होगा, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो बाकी वो हिंदी वाला जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली हिंदी का मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करता हूँ। पूरा तो सेम टू सेम लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो मतलब नहीं बनता है। आप अगर इंग्लिश समझ रहे हो तो ठीक है, इस वीडियो को आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन कर पाओगे। बट आपको हिंदी में फुल्ली चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में भी बना दूँ अलग से वीडियो, ठीक है, जो कि फुल्ली हिंदी में होगा, मतलब हिंदी लूसेंट से होगा। बाकी देख लेते हैं। तो स्मृति टेक्स्ट में क्या है, स्मृति टेक्स्ट में क्या क्या आ जाता है, तो वेदंगाज और सूत्राज जिसको बोलेंगे, देन स्मृतिज हो गया, इपिक्स पढ़ेंगे, रामायण महाभारत के बारे में, और पुराण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बारी बारी से दोनों से। ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में दो पार्ट हो गया, श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट, तो दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं। पहले संहिता या वेदा से स्टार्ट करते हैं। संहिता और वेदा जो है ये चार टाइप का होता है, या चार होता है, ठीक है, चार वेदा है, ये फेमस है, आपको पता होगा, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये चार वेद हैं, इसके वेद के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ऐसे अभी तो, ऐसे फिर से इसको डिटेल में पढ़ना ही है, फिर ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद के बारे में। तो अभी फ़िलहाल शॉर्ट में देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है, जो कि लूसेंट में दिया हुआ है। हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, जो कि वैदिक कल्चर जब इंग्लिश से पढ़ेंगे तो उस समय उससे इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल करके इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऋग्वेदा जो है वो कब से कब तक में कंपोज हुआ, कंपोजिंग टाइम क्या था, तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में ये बना। और कहाँ पे कंपोज हुआ, किस रीजन में, तो सैंधव, ठीक है, सप्त सैंधव रीजन था, वहाँ पे कंपोज हुआ। और अगर बाकी वेदा की बात करें, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये इसका कंपोजिंग टाइम क्या था, 1100 बीसी से लेकर के 600 बीसी, और ये कुरु पंचाल रीजन में इसको कंपोज किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं, इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, बॉक्स वाली भी नहीं छूटेगी, सारा मैं कवर कर दूंगा। वेदा जो है, वेदा या संहिता जो भी बोलो आप, ये क्या बताता है, ये बताता है रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। मतलब जनरली अगर ज़्यादातर देखा जाए तो रिलीजियस, धार्मिक या फिर सामाजिक या फिर आप क्या बोलते हैं, आर्थिक जो लाइफ है उसके बारे में बताता है एंशिएंट इंडिया के, ठीक है। बट पॉलिटिकल लाइफ के बारे में उतना नहीं बताता, थोड़ा बहुत बताता है। और एक्चुअली
मतलब आर्यन जो है उस समय कम्युनिटी थी। आर्यन के बारे में ये बताता है, क्योंकि जिस समय कंपोज हो रहा था आर्यन लोग यहाँ पे थे, मतलब इंडिया में थे, तो इस कारण से आर्यन कम्युनिटी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इनके कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी थे वेदास में। ठीक है, तो इसलिए वेदा में आर्यन के लाइफ के बारे में दिया हुआ है, जो कि पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कम दिया है, बट रिलीजियस सोशल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो ऋग्वेद और अथर्ववेद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बट यजुर्वेद सामवेद का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी ये वेदा के बारे में था। ब्राह्मणा देख लेते हैं। ब्राह्मणा जो सेकेंड श्रुति टेक्स्ट है, मतलब चार था ना, उसमें से ब्राह्मणा सेकेंड देख लेते हैं। इसका कंपोजिंग टाइम क्या था, 1000 BC से लेकर के 600 BC तक इसका कंपोजिंग टाइम था। शतपथ ब्राह्मणा जो है ये सबसे बड़ा ब्राह्मणा, जैसे ब्राह्मणा के बारे में आप पढ़ोगे तो ये शतपथ ब्राह्मणा सबसे मतलब बड़ा ब्राह्मणा में से आता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है गंधार, देन साल्या, केक्या, ये सब रीजन है। ठीक है, तो इसके बारे में बताता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन के बारे में। ठीक है, देन ये कुरु पंचाल, देन कौशला विदेहा स्टेट ऑफ ईस्ट रीजन के बारे में बताता है। ये सब ईस्ट रीजन है, इसके बारे में बताता है। और जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, गंधार, साल्या के क्या, इसके बारे में भी शतपथ ब्राह्मणा में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसमें लिखा हुआ। ये ब्राह्मणा के बारे में हो गया। अरण्यका के बारे में देख लेते हैं। इसका कंपोजिंग टाइम क्या था, कब से कब तक बना ये, मतलब किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में बना अरण्यका। तो 1000 BC से लेकर के 600 BC। ठीक है, जो ब्राह्मणा का पीरियड है कंपोजिंग टाइम, वही अरण्यका का है, उसी टाइम पे ये भी बना था। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस अगर अरण्यका का देखें, अरण्यक हिंदी में भी इसको अरण्यक ही बोलते हैं। तो अरण्यकाज का जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ खास है नहीं, निग्लिजिबल है। ठीक है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसके बारे में, मतलब ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद का क्या है कंपोजिंग टाइम, कब से कब तक में बना था, तो 1000 से लेकर के 1500 BC तक में ये कंपोज हुआ था। ठीक है, और बेस्ड लर्निंग ऑफ उपनिषद क्या है, ये इसका बेस्ड लर्निंग क्या है, बोला कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसका बेस्ड चैप्टर क्या होता है, तो इस तरह से उपनिषद का बेस्ड लर्निंग क्या हो गया आपका, पारा विद्या। ठीक है, पारा विद्या क्या होता है, स्पिरिचुअल लर्निंग। स्पिरिचुअल लर्निंग बोले तो द एम ऑफ लाइफ इज द मर्जिंग ऑफ इंडिविजुअल सोल इनटू वर्ल्ड सोल। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल बातें हैं, जैसे खुद के आत्मा होती है ना, उसको मर्ज कर देना दुनिया के आत्मा से। ठीक है, इस टाइप का कुछ एम होना चाहिए लाइफ का, ये पारा विद्या बताता है। कंबाइंड स्टडी ऑफ ब्राह्मणा और उपनिषद देखे अगर, तो ये प्रोवाइड करता है, अगर आप ब्राह्मणा और उपनिषद को साथ में पढ़ो तो ये क्या बताएगा, ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम किंग परीक्षित टू किंग बिम्बिसार। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन परीक्षित के बारे में, परीक्षित राजा के बारे में, और बिम्बिसार जो राजा थे उसके बारे में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगा इन दोनों राजाओं के बारे में अगर आप साथ में पढ़ते हो तो। ऐसा कुछ दिया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया, कुछ खास नहीं लग रहा। वेदंगा जो है, अब वेदंगा पे आते हैं, जो कि श्रुति ख़त्म हो गया, अब स्मृति टेक्स्ट। ठीक है, तो स्मृति टेक्स्ट में क्या है, वेदंगाज, ये ए छूट गया है। ठीक है, इसका कंपोजिंग टाइम क्या था, 600 BC से लेकर के 200 AD तक था। ध्यान में रखना, यहाँ BC है, ये AD है। ठीक है, ये एनो डोमिनी मैं बता चुका हूँ, ये बिफोर क्राइस्ट। तो AD में अब आगे वेदंगाज जो है AD तक गया था, 200 AD तक ये कंपोज हुआ था। ये क्या क्या बताता है, ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में के बारे में बताता है, सिविलाइजेशन और कल्चर। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बताता है एंशियंट इंडिया के, लेकिन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में ये बताता है। ठीक है, देन स्मृतिज दूसरा हो गया, तो ये क्या है, 600 BC से लेकर के 600 AD तक में कंपोज हुआ था। और ये बताता है, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर थ्योरीज, जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी थे उसके बारे में बताता है, उनके थ्योरी के बारे में बताता है। देन कस्टम्स
किंग्स राइट, किंग का क्या क्या अधिकार था, उसके कर्तव्यों के बारे में बताता है, किंग्स के मतलब रिलेशन विद देयर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बताता है स्मृति। अब देख लेते हैं इपिक्स के बारे में। दो इपिक्स हैं, रामायणा और महाभारता। तो रामायणा का मतलब इसका पहले इपिक्स का देख ले कंपोजिंग टाइम। तो ये 400 BC से लेकर के 400 AD तक था ये। मतलब इस पीरियड में बना इपिक्स, जिसमें रामायणा जो कि वाल्मीकि ने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि ने। ये क्या बताता है, ये पॉलिटिकल लाइफ या सोशल लाइफ या रिलीजियस लाइफ के बारे में बताता है, या कंडीशन के बारे में बताता है उस टाइम पे। ठीक है, इंडिया में उस टाइम पे सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशन क्या था ये बताता है, रामायण में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे पुराना इपिक हो गया रामायण। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपदास। उस टाइम पे जनपदा होते थे, तो वो मतलब इसमें आपको रामायणों में मिलेगा कि वो कैसे, उनका ओरिजिन क्या था। ठीक है, और कैसे वो डेवलपमेंट हुआ उनका, जनपदा फिर महाजनपदा ऐसे करके। तो जनपदा के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रामायण में मिल जाएगा। ये यवनाज को भी यवनाज के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। यवना किसको बोलेंगे, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक को यवनाज बोलते हैं, हिंदी में ग्रीक को यूनानी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ग्रीक्स के बारे में है, साकाज के बारे में। साका वो थे सियाथियंस, इसको बोलते हैं, सियाथियंस भी बोलते हैं। सियाथियंस क्या थे, मतलब ये थे, क्या कहते हैं, यूरेशियन थे। मतलब यूरेशियन, जो यूरेशिया जो एरिया है उस एरिया से मतलब ये आते थे। एक नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक थे। ठीक है, तो इसके बारे में, दोनों के बारे में, जैसे यवनाज के बारे में भी दिया हुआ है और सकाज के बारे में भी रामायण में दिया हुआ है। महाभारत के इसको मतलब इनको किसने लिखा था, तो वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। और ये भी बताता है सेम उस टाइम पे जो पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस कंडीशन जो था उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ऑब्वियस है उस टाइम पे लिखाया था, तो उसी टाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। ये एक महाभारत वॉर जो फेमस है उसके बारे में लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव फॉर्म है। ठीक है, काफ़ी बड़ा फॉर्म है। मतलब ये इपिक की बात करें तो ये सबसे बड़ा इपिक हुआ, लार्जेस्ट इपिक महाभारत। और अगर पुराना मतलब ओल्डेस्ट की बात करें तो रामायण हो जाता है। ठीक है, महाभारत कब फाउट किया गया था, कब लड़ा गया था, तो ये 950 BC में लड़ा गया था बिटवीन कौरव और पांडवास। ठीक है, ये फेमस है, ऐसे पता ही होगा। महाभारत की अगर बात करें तो ये क्लेम करता है कि, मतलब एक लाइन है छोटा सा, कि यन भरते तन भरते। इसका क्या मतलब है कि जो महाभारत से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब है, छोटा सा दिया हुआ था। मैं एक्चुअली सारा कवर कर रहा हूँ तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, आप देख लेना। महाभारत जो है वो इन्फॉर्म करता है हम लोगों को, मतलब बताता है किसके बारे में, पंचला स्टेट के बारे में, जो कि कहाँ पर था, मतलब महाभारत में था। ठीक है, विच वॉज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत। तो पंचला स्टेट जो है वो महाभारत के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है, मतलब है, ये महाभारत से पता चलता है। ठीक है, कि बाकी ये कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं, मतलब महाभारत अगर पढ़ोगे आप तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे गिरिवराज के बारे में मेंशन है। गिरिवराज क्या था, कैपिटल ऑफ मगधा। देन हूंस, ठीक है, हूंस के बारे में इसमें दिया हुआ है। यवनाज, साकाज, ये सारे मतलब लोगों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये गिरिवराज तो कैपिटल हो गया, बाकी हूंस जो थे ये इनके बारे में। फिर यवनाज, साकाज, ये हूंस कौन है, यवनाज या साकाज, ये सब एक्चुअली रूलर थे, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में आगे पढ़ना है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया हुआ है मैं बता रहा हूँ। हूंस, यवनाज, साकाज आपको आगे पढ़ना ही है। ठीक है, तो उस समय डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि महाभारत में ये सारी चीज़ें मेंशन है। आगे पुराना है, तो पुराना जो है ये क्या बताता है, ये हिस्ट्री बताता है फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर के गुप्ता पीरियड तक की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इसमें मेंशन है। तो आप अगर पुराण पढ़ रहे हो तो आपको बिगिनिंग से लेकर के गुप्ता पीरियड तक की हिस्ट्री मिलेगी। और इसको 4 सेगमेंट में और 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसका 4 खंड है। ठीक है, सॉरी 4 बोल रहा हूँ मैं, 5 खंड है। तो वो कौन सा है, सर्गा मतलब
क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का निर्माण। देन प्रतिसर्गा, पुनः क्रिएशन, फिर से क्रिएशन हो गया उसका। फिर वामसा, ये क्या बताता है, जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स एंड दी सेजेस, ठीक है। तो इनके भगवान और जो मतलब संत लोग थे उसके वंशावली को बताता है, ठीक है। तो ये इसका क्या वामसा में आपको मिलेगा, वामसा खंड में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। फिर मानवावतार में क्या मिलेगा आपको, मनु के बारे में मिलेगा, ठीक है। मनु का जो युग था, जो काल था, उसके बारे में मिलेगा। ये आगे पढ़ना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप ध्यान में रखो, सब इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान में रखो कि अभी पुराना का 5 भाग हो गया, उसमें सर्गा, प्रतिसर्गा, वामसा और मानवावतार है, ठीक है। बाकी जो इसका मतलब है वो भी आप देख लो। वंशानुचरितम, इसका क्या मतलब है, ये एंशियंट डायनेस्टी जो थी, जो प्राचीन डायनेस्टी थी, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई पुराण के बारे में। थोड़ा और देख लेते हैं। पुराण में एक है वंशानुचरितम, जो लास्ट वाला खंड मैंने बताया, जो भाग जो था, ये सिर्फ मतलब हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वंशानुचरितम। इसके बारे में देख लेते हैं। वंशानुचरितम जो है वो सारे पुराण में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, पुराण के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, वैदिक कल्चर जब पढ़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पुराना जो है उसमें आप देखोगे तो वंशानुचरितम सारे में नहीं मिलता, ठीक है। और जो जिसमें जिसमें वंशानुचरितम मिलता है वो कौन कौन है, तो मत्स्य पुराण, देन भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, देन भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण। तो ये सारे में आपको वंशानुचरितम मिलेंगे, ठीक है। और क्या था, वंशानुचरितम जो है ये इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्या बताता है आपको, राजाओं के बारे में बताता है, उनके वंश के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी गरुड़ पुराण देख लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। गरुड़ पुराण जो है जीनियोलॉजीज ऑफ पूर्वा, मतलब पूर्वा जो एरिया था उसके बारे में, उसके वंशावली, उसके वहाँ के राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। देन इक्ष्वाकु, ये भी एक डायनेस्टी थी, उसके बारे में। और बृहद्रथ डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी के बारे में आपको गरुड़ पुराण में मिलेगा। बट डेट डिफाइन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, बट डेट एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है कि कब से कब तक क्या उनका मतलब डेट था, ठीक है, क्या बोलते हैं, पीरियड था, सॉरी। तो क्या उनका पीरियड था ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है गरुड़ पुराण में, ठीक है। ये आज का था, बाकी आप फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।